रातों रात यादवों को आपने दुश्मन बना दिया। आप ही के घटक दल के एक नेता, एक मंत्री ने बाजार समिति की मांग पर विधानसभा में लगातार बोलते रहे और आप चुप्पी साधे रहे। लेकिन आपकी पार्टी एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है, कई सीटों पर चर्चा भी हो चुकी है। लगता नहीं है कि अपने बात से थोड़ा पलट गए नेता आपके? चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हम उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। कि आप सेकुलरिज्म के साथ हैं कि कम्युनलिज्म के साथ हैं? अगर हैं तो इतना दिनों तक वहाँ क्या कर रहे हैं? तो भाई 26 बरस से ना 1996 से ना भाजपा के साथ थे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो आज रातों रात भाजपा कम्युनल हो गई। कम्युनल थे, बोले कि हम वहाँ थे तो हम कम्युनल थे, और इधर आते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं लालू जी के साथ। ये खुद नीतीश जी बतावे ना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 23 तारीख को विपक्ष की एक बड़ी बैठक बिहार में होनी तय है। अब तक तो परिस्थितियां स्पष्ट हो जानी चाहिए थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि जो तैयारियां नीतीश कुमार ने बिहार में शुरू कर दी हैं, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा हो गई है शुरू कि क्या भाजपा को अब डरना चाहिए? क्या बिहार में एनडीए का स्वरूप जब तक पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पाया है उसमें भी भगदड़ मचेगी क्या? मांझी जी कुछ दिनों पहले जब महागठबंधन से लगभग बाहर से हो जाते हैं अपने पुत्र के इस्तीफे के बाद, तो एक चर्चा शुरू होती है छोटे दुकानों की। कहीं ना कहीं ऐसे ही राष्ट्रव्यापी दुकानों को बुलाकर नीतीश कुमार एक बड़ा मॉल खड़ा करने की तैयारी 23 तारीख को कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती 2024 में देगा। बिहार में इन छोटे दलों को छोटा दुकान कहकर कहीं ना कहीं उनको मुँह चढ़ाने का काम किया गया है। वैसे ही तथाकथित छोटे दुकान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज इस चर्चा में रमेश कुशवाहा जी नाम है इनका। बिहार में आरएलजेडी जो नई पार्टी बनी है उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, धीरे धीरे मैं आपको इस इंटरव्यू में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल तो इनसे वही करेंगे, सर छोटी पार्टी छोटा दुकान कैसे बड़ा इम्पैक्ट कर पाइएगा बिहार में? देखिए, जो भी बिहार में पार्टियां हैं वो बिहार की जो राजनीतिक सामाजिक जो कंडीशन है उसी में वो पैदा हुई पार्टी है, और वो सारी पार्टियां चाहे छोटी हों या बड़ी हों वो पार्टियां रहेगी जी। किसी को वो कहने से वो पार्टियां ख़त्म नहीं होने जा रही है। पार्टियों को वजूद रहेगा, वो पार्टियां आगे भी बढ़ेगी। तो मतलब जदयू जो कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, वो अगर कह दे कि कोई पार्टी छोटी पार्टी है, खासतौर पे उस पार्टी की बात वो कर रहे थे जिस पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मांझी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम माननीय नीतीश जी के इस बात से, उनके इस स्टैंड से या ललन बाबू के बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी। उन्होंने कहा कि भाई विलय कर लेना चाहिए। क्यों विलय होना चाहिए भाई? हम कह रहे आप तब बड़ी पार्टी में अपनी पार्टी को क्यों नहीं मर्जर कर ले रहे हैं? जी। आपको भी कर लेना चाहिए। आप क्यों विपक्षी एकता के लिए सर पीट रहे हैं? मिल जाइए ना कांग्रेस पार्टी में, विलय कर जाइए, आप तब लड़िए नरेंद्र मोदी जी से। जी। तो आप तो खुद छोटी छोटी पार्टियों को एकताबद्ध कर रहे हैं। इस पर हालांकि सीपीआई-एमएल के जो महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उन्होंने खुद ही कहा है इसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है, जबकि उसी गठबंधन के पार्ट हैं वो। नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो या एक पूरी लिस्ट है यहाँ। आरसीपी सिंह के जाने के बाद आप इस पार्टी में मौजूद थे, आपके नेता मौजूद थे, आरएलएसपी का विलय हुआ था। विलय की शर्तों पर चर्चा तो नहीं हुई थी, मीडिया में ये बातें नहीं आई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपके नेता समझ सकते हैं और नीतीश कुमार समझ सकते हैं। फिर इस नई पार्टी को दबाव डाल रहे थे विलय कराने का। आप बाहर वक्त रहते निकल लिए। उनके पुत्र ने कहा कि लगा कि जान चला जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और नीतीश कुमार ने भी मीडिया के सामने कह दिया कि हमने तो कहा था विलय कर लीजिए, नहीं किया तो इस्तीफा ले लिया उनका। तो आप बेहतर कैंडिडेट है बताने के लिए कि विलय के बाद क्या वो लगता है क्या कि जान चला जाएगा? देखिए, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मांझी जी और संतोष जी जो उस पार्टी के, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अगर विलय कर लेते तो शायद मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो विलय हो जाते। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि मांझी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दूरदृष्टि का काम किया, दूर तक उन्होंने देखा और अपने अस्तित्व को बचाया। और मुझे उम्मीद है कि मांझी जी अपने अभियान में वो सफल होंगे। एक चर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार में आग लगा दी उस चर्चा को कर कि शोषित और शोषक वाला नैरेटिव जो बात होते हैं, उन्होंने कहा कि जो शोषक है वो बदल गया, शोषित वही रह गया।
अब बिहार में भाजपा भी इस लौकुश राजनीति को भुनाने में लग गई है। आपने नैरेटिव तो दे दिया, क्या सोचकर आपने नैरेटिव दिया और इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, 90 के दशक के पहले और आज में बहुत फ़र्क है। उस दौर में वाकई में एक जगदेव बाबू के दौर में एक नारा चलता था। मैं समझता हूं कि आज उस नारे की व्याख्या आज के मौजूदा परिस्थिति में होनी चाहिए। और इन्हीं संदर्भों में माननीय उपेंद्र जी ने कहा था कि वो 90 के दशक वाली स्थिति नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ वैसी जातियां जो कल तक जो शोषित हुआ करती थी आज शासक बन गई है। उनके भीतर से एक नया एक तबका, उसको कहिएगा तो एक ऐसा नवधनिक तबका पैदा हुआ है जी, जो बहुत ही आक्रामक है और गाँवों में दलितों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर, समाज के कमज़ोर तबका के लोगों के ऊपर ज़्यादा उद्दमन कर रहा है जी। और मैं समझता हूं कि एक नए तरह के अंतर्विरोध बिहार की सोसाइटी में उभर करके सामने आ रहे हैं। और यही वो कारण है कि अब 90 के दशक के पहले का नारा वो अब चलने वाला नहीं है। दो एक्शंस आपके नेता के मैं चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। एक, जैसे ही ये चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी नीतीश कुमार बनाएंगे, उन्होंने तुरंत विरोध कर दिया। जैसे ही पार्टी के विलय की चर्चा आई, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये नीतीश कुमार की पार्टी अकेली थोड़ी है कि वो फैसला ले लेंगे। इसके बाद आपने फिर शोषित और शोषक वाला नैरेटिव दिया। इन दोनों की वजह से आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों की वजह से बिहार में यादव वर्सेस ओबीसी एक नया शुरू कर दिया आपने ट्रेंड। रातों रात यादव को आपने दुश्मन बना दिया। नहीं, देखिए, यादव जाति में भी बहुत सारे प्रगतिशील लोग हैं। हम किसी जाति को दुश्मन नहीं बनाए हैं जी। यादव समाज से भी हमारी पार्टी में अच्छे खासे लोग हैं, उनके भीतर से बहुत सारे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हम कभी किसी जाति को हम निशाने पर नहीं लेते हैं, बल्कि हर जाति और हर समाज का जो प्रगतिशील और जो लोकतांत्रिक हिस्सा है, हम सबको गोलबंद करने की बात करते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में एक नया शासक तबका पैदा हुआ है और वो शासक तबका ज़्यादा क्रूर है अन्य के मुकाबले। ये ज़्यादा दमन कर रहा है, ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज के हर वर्ग के लोग एक मंच पर आवें, एक प्लेटफार्म पर आवें और इस तरह की ताकतों के खिलाफ संघर्ष करें, एकताबद्ध हों। कुछ दिनों पहले ही उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में थे, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम के उचित दावेदार हो सकते हैं। मटेरियल जैसा शब्द का प्रयोग भी होता है। आज आपकी पार्टी की बातचीत लगातार भाजपा से चल रही है। हमें जो जानकारी प्राप्त है, निश्चित तौर पर आप उसमें मुहर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है। कई सीटों पर चर्चा भी हो चुकी है। लगता नहीं है कि अपने बात से थोड़ा पलट गए नेता आपके? नहीं, अभी क्या बातचीत किनसे हो रही है हमें तो इस बात की सचमुच जानकारी नहीं है। ठीक है, और हमारे नेता पलटने वाले नहीं हैं। हमने अपने राजगीर में जो शिविर किया था, उस शिविर में हमने जो दृष्टिपत्र पेश किया, हम उस एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। उस एजेंडे पर हम काम करेंगे, चाहे वो कृषि का मामला हो, युवा के मामला हो, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के मामला हो, सब पर हमने एक अलग से अपनी एक दृष्टिपत्र पेश किया है। हम अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। बिहार में आपकी पार्टी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है, जैसे चिराग पासवान का अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस तरफ जाएंगे, तो कयास कई लगते हैं। तो आपके पास भी तो सामने ऑप्शंस तो अब दिख ही रहे हैं ना, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन से एक सीट खाली हुई मांझी जी की, वहाँ भी एक स्पेस बचा हुआ है, और इधर भी एनडीए में भी कुनबा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष आप है, कुछ तो इशारा दीजिएगा। देखिए, गठबंधन का दौर तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता जी। लेकिन जब समय आएगा हम लोग ज़रूर बताएंगे हम लोग किनके साथ अपना संसर्ग कायम करेंगे। अभी तो कहीं अभी उजंग से अभी हमारे राष्ट्रीय नेता भी अभी 2-4-5 दिन से कहीं बाहर गए हैं। जी। वो आने के बाद फिर हम लोग पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपका एक व्यक्तिगत जो राजनीति आपकी रही है, बड़ी लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी है आपने, कई बार चुनाव भी आप लड़े हैं। शुरुआत आपने माले से की, फिर नीतीश कुमार के कहने पर आप जदयू में आए। कालांतर में आपका जो मित्रता है या आपका स्नेह है वो उपेंद्र कुशवाहा जी से बढ़ा, उनकी पार्टी की तरफ से भी आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब जो नई पार्टी आपको मिली है आरएलजेडी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिहार में इसी प्राथमिकता तो इस पार्टी की बिहार ही रहेगी,
और एक बड़ी जिम्मेवारी है प्रदेश के तौर पर पार्टी को बड़ा करना। लगातार मैं नोटिस कर रहा हूँ जदयू के लोगों को आप लोग तोड़ रहे हैं। एक पुरानी इमारत है जदयू, आप लोग सभी उसका हिस्सा रहे हैं, उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे अपना एक नया मकान RLGD बनाए जा रहे हैं। ये सही है? देखिए, हम किसी को तोड़ नहीं रहे हैं। हमारा एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और जो लोग भी अच्छे लोग हमारी पार्टी में आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हों, हम उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। हाँ, ये बात सच है। जदयू से ही ज़्यादा लोग क्यों आ रहा है? ये बात सच है। देखिए, दोनों का सोशल बेस एक है जी, और यही वो कारण है कि आज जो नीतीश जी का जो एक ज़माने में सोशल बेस था, उसमें घोर निराशा है। काफ़ी माने जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं, हताश हैं, और दूसरे तरफ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्हीं की तरफ लोग देख रहे हैं। यही वो कारण है कि जदयू से बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि सचमुच जनता दल ही खाली हो जाएगा। नहीं, एक चर्चा बिहार में ये भी होती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने मन बना लिया था कि अब एनडीए के साथ जाएंगे, तब तक ले भाजपा ने एक ऐसा फैसला लिया सम्राट चौधरी को सामने करके कि थोड़ा असहज हो गए। सामाजिक समीकरण से एक नेता दे दिया बिहार में। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। उपेंद्र जी का अपना सोशल बेस है और सम्राट चौधरी जी का हम लोगों में विरोध कहाँ है? दरभंगा के मंच पर RCP सिंह और कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी हैं, दोनों रथ पर बैठे हुए थे। लवकुश यही है बिहार में, भाजपा लेकर घूम रही है। चलिए भाई, वो तो बीजेपी का अपना कार्यक्रम है, और RCP बाबू बीजेपी के नेता हो गए हैं, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, तो दोनों लोग एक साथ घूमेंगे ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और हमारी पार्टी का अपना सोशल बेस है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, और व्यापक जनता का जन समर्थन मिल रहा है। सिर्फ कुशवाहा ही क्यों, अति पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, हम लोग हर जगह जा रहे हैं। संगठन तो आपने मजबूत बना लिया है। जदयू में जितने इकाइयां हैं वो मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले ध्वस्त हुई थी, फिर धीरे धीरे बनाना उन्होंने शुरू किया है। आपने 13-14 इकाइयां बना ली हैं अब तक प्रदेश में। हाँ, हमारे संगठन पर जोर है आपका कुछ? हाँ, बिल्कुल संगठन पर जोर है। पहले किसी भी समय की तुलना में देखिएगा, एक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से काफ़ी एकताबद्ध है, और सांगठनिक सुदृढ़ीकरण पर ज़्यादा जोर बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को एक मास पार्टी के साथ साथ एक कैडर पार्टी भी हम बनावें, ये दोनों को समन्वय करें। इस पर हम लोगों का मुख्य जोर बढ़ा है। इसीलिए अब हर जगह हम चाहते हैं कि पंचायत से लेकर के और प्रदेश तक हमारी पार्टी की कार्यकर्ता और रहें। बिहार की लगभग सभी तथाकथित छोटी और बड़ी पार्टियां अब ये स्पष्ट करने लगी हैं चुनाव को देखते हुए, अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी पार्टी का पिछली पार्टी आपकी रालोसपा थी, यही मनमुटाव हुआ था, सीटों को लेकर ही विवाद हुआ था, फिर आप महागठबंधन से अलग हुए थे, फिर आपने एक बड़ा अलायंस बनाया था बिहार में। इस बार कुछ मन बना रखा है आप लोगों ने कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसी को लेकर निगोशिएट कीजिएगा ना। देखिए, कितना ठोस कितने सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये तो तैयारी। हाँ, लेकिन हम लोगों की तैयारी एक तरह से कहिए कि 40 सीटों पर है जी। अभी हम लोगों का सम्मेलन, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों का शुरू होने वाला है 5 जुलाई से। मुजफ्फरपुर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जी। और जिले बिहार के 38 जिले में माने 15 अगस्त तक हम लोगों को कार्यकर्ता सम्मेलन कर लेना है। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हर जगह देखिएगा बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता उसमें शरीक होंगे। ये सब चुनाव की तैयारी का ही पार्ट है जी। हम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 5 जुलाई से अभियान के बाद प्रतिदिन हमारा जिला सम्मेलन होगा और इसको 15 अगस्त तक हम इसको कंक्लूड करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम हो या जो भी विद्वेष की बातें हों, लगातार आपके नेता मुखर होकर ये बात बोलते हैं। शिक्षा सुधार को लेकर भी एक उनकी तय नीति है, आंदोलन भी उन्होंने बहुत कुछ बिहार में किया। विपक्ष के कई ऐसे चेहरे आ रहे हैं बिहार जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि और रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, सामाजिक सौहार्द और बेटर हो सकता है। एक ठप्पा भी लगता है भाजपा पर कि नॉन सेकुलर सी पार्टी है। जो बिहार में तैयारियां चल रही हैं, इस पर आपकी पार्टी की नज़र तो ज़रूर होगी। कैसे देख रहे हैं तैयारियों को? देखिए, जहाँ तक शिक्षा सुधार की बात हो, कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हमारे नेता ने बड़ी ही विस्तार से
कई मंचों पर अपनी बात उन्होंने रखी है जी। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मैं समझता हूँ कि रोजगार जो है देश की और प्रदेश की जो आर्थिक नीतियाँ होती है उससे पैदा होता है। बिहार में बहुत पहले से ही नीतीश जी भी लगभग, हमको लगता है कि अब उनका 20 वर्ष हो ही जाएगा कुछ दिनों बाद। 20 वर्ष उसके पहले आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बिहार जो है मजदूर सप्लाई का एक हब बन गया है। बड़े पैमाने पर मजदूरों का बिहार से पलायन हो रहा है, रोजगार का अभाव है, कृषि की हालत यहाँ बद से बदतर है। हालांकि नीतीश जी बार बार आंकड़े के साथ बोलते रहते हैं कि उत्पादन बढ़ गया है। अरे भैया, उत्पादन कितना बढ़ा है ये तो बताएं, ठोस करें। अगर कुछ उत्पादन बढ़ा है लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति, उनकी क्रय शक्ति तो लगातार गिरती जा रही है। कृषि पर जो भी निर्भर आबादी है, उस निर्भर आबादी की क्रय शक्ति पहले की तुलना में कम हुई है। कृषि लाभकारी नहीं हुई। कृषि के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया? जो बाजार समिति थी यहाँ पर, वो बाजार समिति को भी आपने खत्म कर दिया। आप ही के घटक दल के एक नेता, एक मंत्री ने बाजार समिति की मांग पर विधानसभा में लगातार बोलते रहे और आप चुप्पी साधे रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो इनसे कृषि संभल पा रही है, न एक भी कोई उद्योग आया, और पुराने जितने कृषि आधारित उद्योग थे, चाहे शुगर फैक्ट्री रही हो, चाहे जो कुछ, सब मृतप्राय हो गया, बंद पड़ा। एक दौर था आज़ादी जब 1947 में पूरे देश में चीनी का उत्पादन बिहार में 35% हुआ करता था। आज बिहार में चीनी का उत्पादन 5% से भी नीचे चला गया है। और बातों की छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ कि बिहार में कृषि को बगैर विकसित किए बिना यहाँ पर कोई रोजगार को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यहाँ कृषि पर ज़्यादा जोर देना होगा, बजट का बड़ा हिस्सा कृषि पर खर्च करना होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी होगी और कृषि पर आधारित छोटे मझोले उद्योगों को लगाना होगा। यहाँ बड़ा उद्योग कोई नहीं लग पाएगा, चाहे सरकार जिसकी बन जाए। कोई कहेगा हम बहुत बड़े बड़े उद्योग बैठा देंगे बिहार में, ये संभव नहीं है। लेकिन छोटे मझोले उद्योगों की संभावना भरपूर है, क्योंकि यहाँ लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। हम इस पर काम कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी हम दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा रमेश जी, सीटों को लेकर तो आपने कहा कि अभी वो स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन 40 सीटों पर हम तैयारी अपनी तरफ से कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर कोई मापदंड जरूर आपने तय किया होगा कि भाई सेकुलर पार्टियों से ही करेंगे, या बिहार को लेकर एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस जो है उसको पूरा करें, उसके साथ गठबंधन करेंगे। क्या मन बना रखा है आपने? देखिए, हमको लगता है कि देश में जितनी पार्टियां हैं सब अपने आप को सेकुलर ही कहती है। कोई पार्टी कहती है क्या कि हम कम्युनल हैं? कोई पार्टी नहीं कहती है। सब पार्टियां कहती है कि हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। और जहाँ तक जो इशारा है आपका, तो नीतीश जी से पूछिए ना, अगर भाजपा कम्युनल पार्टी है तो भाई 26 बरस से 1996 से भाजपा के साथ थे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो आज रातों रात भाजपा कम्युनल हो गई, ये रातों रात सेकुलर हो गए। इसका मतलब वहाँ थे तो कम्युनल थे, बोले कि हम वहाँ थे तो हम कम्युनल थे, और इधर आते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं लालू जी के साथ। ये खुद नीतीश जी बतावे ना इसका। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, सेकुलर और कम्युनल की लड़ाई नहीं है। नीतीश जी अपनी ज़रूरत से राजनीति करते हैं, अपनी ज़रूरत से बोलते हैं। जब इधर आते हैं तो भाजपा को कम्युनल पार्टी कहते हैं कि तनाव फैलाने वाली पार्टी है। आज जब बीजेपी के साथ कहते हैं तो कहते हैं कि भाई संघ परिवार जो है बड़ा अनुशासित है ना, ये बोलने लगते हैं। तो दोनों बतिया तो नीतीश जी बोलते रहते हैं। तो नीतीश जी से आप लोग पूछिए ना भाई कि आप सेकुलरिज्म के साथ हैं कि कम्युनलिज्म के साथ हैं। अगर हैं तो इतना दिनों तक वहाँ क्या कर रहे थे? उन्हीं से पूछा जाए, नीतीश जी से बताएं। मतलब विस्तार आपने नीतीश के बारे में तो बता दिया, ये आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपके मापदंड क्या है गठबंधन करने के। देखिए, मापदंड आज के दौर में मापदंड तो उस ढंग से कहिएगा किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं रह गया है। होना तो ये चाहिए कि भाई कार्यक्रम क्या है। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई कार्यक्रम की जब बात आती है तो वो लोग कार्यक्रम पर बात नहीं करते हैं, भाई कितनी सीटें किसको मिल रही है, ये मूल बात हो जाता है तमाम राजनीतिक दलों के अंदर। रियल सच्चाई तो यही है। माझी जी बोलते हैं। हाँ, बल्कि माझी जी इस मामले में ज़्यादा ईमानदार हैं कि खुल करके बोलते रहते हैं, है कि नहीं?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आने दीजिए समय पर हम लोग भी अपनी घोषणा करेंगे और संशय भी होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे भी है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश जी को अब जाना तय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ेंगे और नीतीश जी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से अब गायब होंगे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और साफगोई भी इस इंटरव्यू में आपको दिखा होगा, इनका स्पष्ट कह दिया नीतीश कुमार जा रहे हैं। बाकी कुछ क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन नीतीश जा रहे हैं। खैर नीतीश कुमार बहुत लोगों को बुला रहे हैं। 23 तारीख को एक बड़ा आयोजन किया है। उस आयोजन से पहले आरएलजेडी ने अपना पक्ष रख दिया। इन्होंने बता दिया कि भाई हमारा पूरा फोकस जो है ना उस ना सीटों पर है ना गठबंधन पर है, हमारा पूरा फोकस अपनी पार्टी पर है। अभी रालोसपा जिस स्थिति में थी उससे कहीं आगे आरएलजेडी बढ़ चुकी है। बहुत कम समय में इकाइयाँ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, एक खास बात ज़रूर है कि जदयू से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो हो सकता है जिस नाव में छेद हो गई हो वहाँ से लोग अक्सर दूसरी नाव पर ही आते हैं। ये तैयारियाँ कैसी हैं, कैसा लगा इनका संवाद, जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।